नमस्कार, इट इस शशांक शर्मा। आप सभी का एग्जाम मेडिजी में स्वागत है। तो हम आपके प्रश्न पत्रों को बता रहे हैं। तो चलिएगा, आज के हम बात करेंगे। जो प्रश्न पत्र वो आपका रहेगा, वो आपका हिंदी साहित्य का रहेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का ये आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इसको आइएगा देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे आखिर इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने शब्दों में लिखना है हमको, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। चलेगा, देखते हैं हम इसको। ओके, तो इसमें सेक्शन ए, तो पहला आपका ये आएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए वो आपका ऊपर बन गया था, तो कोई बात नहीं है, चलेगा। इसमें देखिएगा, आपको प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपको लगभग 150 शब्दों में, ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यानी कि आपके जो भी विचार हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसमें देखिएगा, पहला जो है वो आपका रहेगा अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप में आपको अंतर बताने हैं। तो आपको इसमें अंतर किस किस के बीच बताने हैं। देखिएगा, आप शब्दों पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में डिमांड किसकी है ज़्यादातर। ठीक है, तो अपभ्रंश की और आपको प्रारंभिक हिंदी के, इसमें आपको यहाँ पर व्याकरणिक स्वरूप में आपको अंतर बताने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश में और प्रारंभिक हिंदी में। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके पश्चात आपको जो दूसरा बताना है वो आपको बताना है खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ था उसमें जो संत साहित्य की भूमिका क्या रही थी, तो वो भूमिका आपको यहाँ पर बतानी है। तो संत साहित्य की भूमिका आपको ये बतानी है 150 शब्दों में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखते चलिएगा। उसके पश्चात तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी है कि तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ था, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। उसके पश्चात हिंदी के स्वरूप निर्धारण में भारतेंदु युग का योगदान क्या रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका स्वरूप निर्धारण है, हिंदी का स्वरूप निर्धारण है, इसमें आपको भारतेंदु युग का योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो भारतेंदु युग का जो भी योगदान रहा है वो यहाँ पर आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्लियर है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका कह रहा है यहाँ पर कि जो देवनागरी लिपि है उसका जो भी मानक स्वरूप है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि है उसका मानक स्वरूप आपको यहाँ पर लिख देना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन दूसरा यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 20 नंबर के, उसके मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको बतानी है कि मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, जो भी उसकी विशेषताएं हों वो आपको बतानी है और ये आपको सब 150 शब्दों के बताना है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की संवादी भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की चुनौतियाँ क्या हैं। तो जो चुनौतियाँ जो रही हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है और इसको यहाँ पर स्पष्ट भी करना है। ठीक है, ये भी आपको 150 शब्दों में बताना है। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर भी आपको यहाँ पर विचार करना है कि जो सूफी कवि हैं उनके द्वारा जो अवधि है उनके स्वरूप पर ही आपको यहाँ पर विचार डालने हैं। ठीक है, उसके पश्चात तीसरे का पहला, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के प्रमुख कारण क्या थे वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। ठीक है, मतलब जो आपकी 19वीं शताब्दी थी उसमें खड़ी बोली की जो प्रतिष्ठा थी उसके क्या कारण थे वो भी आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है 150 शब्दों में। फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में, ठीक है, हिंदी के प्रयोग की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो हिंदी के प्रयोग की प्रमुख चुनौतियां और किसके रूप में, ये भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में। ठीक है, जो भी आपकी चुनौतियां हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है।
खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का आपको यहाँ पर विवेचन करना है। तो खुसरो ने जो भी आपकी प्रयोग की है खड़ी बोली, उसके स्वरूप में आपको यहाँ पर विवेचन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका बता रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषी व्यक्तियों के योगदान की भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषी व्यक्ति हैं उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, उनका योगदान क्या रहा है, उसी योगदान की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, इसमें आपको अंतः संबंध बताना है। तो अंतः संबंध इसमें आपको किस किस के बीच बताना है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। एक तो आपकी ब्रज और आपकी दूसरी रहेगी खड़ी बोली। तो ब्रज और खड़ी बोली के बीच इसमें आपको संबंध जो भी है वो आपको बताना है, अंतः संबंध क्या है। बात समझ में आ रही है? और ये आपको 150 शब्दों में बताना है। ओके, उसके पश्चात ज्ञान विज्ञान की जो भी आपके हिंदी के विकास में पारिभाषिक शब्दावली क्यों आवश्यक है ये भी आपको समझानी है, और ये भी आपको 150 शब्दों में समझानी है। ठीक है, तो ये था मेरा सेक्शन ए। उसके पश्चात सेक्शन बी पे हम चलते हैं। इसमें भी आपको 150 शब्दों में ही टिप्पणियाँ लिखनी है। पहली आपका जो दे रखा है क्वेश्चन वो आपका 10 नंबर का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की पुष्टि। तो ये आपसे पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनके साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध और नाथ साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिद्ध और नाथ साहित्य, तो सिद्ध और नाथ साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। उसके पश्चात समकालीन जो चिंतक हैं उनकी दृष्टि में कबीर का क्या साहित्य रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कबीर का साहित्य बताना है, और ये साहित्य आपको किसकी दृष्टि में बताना है, ये आपको साहित्य बताना है समकालीन जो भी इनके चिंतक रहे हैं उनकी दृष्टि में बताना है। तो समकालीन चिंतकों का आपको बताना है, उनकी दृष्टि में कबीर का साहित्य कैसा रहा है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 150 शब्दों में आपको बताना है। भारतेंदु के नाट्यक्रम की लोकोन्मुखता ये आपको बतानी है। ठीक है, तो भारतेंदु के नाट्यक्रम की लोकोन्मुखता आपको बतानी है। उसके पश्चात आपको डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी आलोचना का योगदान। ठीक है, तो ये आपको बताना है डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी आलोचना का जो योगदान रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये आपके 50 नंबर के रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का, और इसमें आपको 150 शब्दों में व्याख्या करनी थी। प्रसाद के नाटकों में व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी यहाँ पर स्पष्ट करना है। जो प्रसाद के नाटक में जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है उसको यहाँ पर आपको स्पष्ट करनी है। 20 नंबर की है। भारतीय नवजागरण हिंदी गद्य के विकास की आधार भूमि है, इस कथन की भी आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो भारतीय नवजागरण हिंदी गद्य के विकास की आधार भूमि है, इस कथन की आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है। उसके पश्चात घनानंद की कविता में व्यक्ति स्वानुभूति और शब्दों पर देखिएगा कि घनानंद की जो कविता है उसमें आपको स्वानुभूति और स्वच्छंदता का भी विवेचन करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो घनानंद की कविता में व्यक्ति स्वानुभूति और स्वच्छंदता का भी विवेचन करना है। उसके पश्चात ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 150 शब्दों में बताना है कि भीष्म साहनी के उपन्यास जो हैं उनमें आपको सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालना है। किस पर? सामाजिक चेतना पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सामाजिक चेतना पर हमको प्रकाश डालना है जो भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। ओके, उसके पश्चात हिंदी रंगमंच के विकास में मोहन राकेश का योगदान आपको बताना है। तो हिंदी रंगमंच के विकास में मोहन राकेश का आपको योगदान बताना है, ये भी आपको 150 शब्दों में बताना है, और 15 नंबर के इसमें क्वेश्चन रहेगा। उसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करनी है। जो रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि है उस पर आपको स्वाधीनता आंदोलन का जो प्रभाव क्या रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके पश्चात कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों के सांस्कृतिक पक्ष पर भी विचार करना है। तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको विचार करना है किसके ऊपर? जो कुबेरनाथ राय के ललित निबंध हैं। ठीक है, तो ललित निबंध जो भी हैं वो आपको यहाँ पर उस पर सांस्कृतिक पक्ष पर विचार करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
उसके पश्चात कृष्ण सोमवती के कहानी लेखक में जो आपकी स्त्री विमर्श है, स्त्री विमर्श, ठीक है, स्त्री विमर्श का संदर्भ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कृष्ण सोमवती के कहानी लेखन में स्त्री विमर्श का आपको संदर्भ बताना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, बतानी है, और ये आपकी 15 नंबर की रहेगी और इसको आपको 150 शब्दों में डिस्कस करना है। अंतिम और लास्ट प्रश्न है आपका, जिसमें बता रहा है कि हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का भी आपको विवेचन करना है। तो हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का विवेचन करना है, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, बाकी सेक्शन ए हमने आपका करा दिया, सेक्शन बी भी हमने यहाँ पर आपका करा दिया है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और इस तरह के जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन आए हैं, पेपर आए हैं, वो हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। बाकी आपको एग्जाम एडजी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। बाकी आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।